हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 किया था, तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है वो सर्वोच्च होती है और वो चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों को चुनती है जो सरकार बनाते हैं। फिर आती है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है जैसे कोई देश है वो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकार उस देश में है। तो लोकतांत्रिक सरकार से तात्पर्य है कि ऐसी सरकार जिसमें जनता सर्वोच्च हो, जनता द्वारा उम्मीदवारों को चुना जाए चुनाव के द्वारा, और फिर जो उम्मीदवार जनता ने चुने हैं वो सरकार बनाए और जनता के लिए नीतियां बनाए तथा उन नीतियों को जनता के सामने पेश करें। तो ये थी लोकतांत्रिक सरकार। इसके आगे हम और डिटेल में इसको जानेंगे। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी कि गोरे, अश्वेत यानी कि काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। ये एक कहानी हमें बताई जा रही है इसमें कि कैसे क्या हुआ था। माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें रंग भेद यानी कि कलर के बेस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता था। रंग भेद का मतलब है त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। जो मैंने बताया कि कलर के हिसाब से लोग भेदभाव करते थे कि ये गोरे हैं, ये काले हैं, ऐसे। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बंटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि जो अलग अलग प्रजातियां थी उनको एक दूसरे के साथ समान व्यवहार और समानता से रहने का इजाज़त नहीं थी वहाँ पर। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते। यानी कि वो जो अलग अलग प्रजातियों के लोग थे वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे और एक दूसरे के आसपास भी नहीं भटक सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। यानी कि जो काले और गोरे लोग थे दक्षिण अफ्रीका में उनके अस्पताल अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। यानी कि जो अश्वेत लोग थे यानी काले लोग थे उनके साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते, यानी कि उनके लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना भेदभाव किया जाता था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। जो अश्वेत यानी काले लोग थे उन्हें वोट देने की इजाज़त भी नहीं थी। तो कितना ज़्यादा भेदभाव वहाँ पर चलता था। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। यानी कि जो देश की सबसे अच्छी ज़मीनें थी वो भी श्वेत लोगों यानी गोरे लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों के लिए खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। यानी जो काले लोग थे उनके लिए घटिया ज़मीन दी जाती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था।
दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। यानी कि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक सोवेटो नाम का शहर था जहाँ पे ओनली काले लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था जहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे, यानी अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे वहाँ के लोग। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू, यानी उनकी जो भाषा थी जूलू, वो सीखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उनको ये फोर्स किया जाता था कि आप अफ्रीकन सीखो। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा। यानी कि जब हेक्टर ने अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर अफ्रीकन से सीखने का विरोध किया तो वहाँ की जो दक्षिण अफ्रीका की पुलिस थी उन्होंने उनको खूब पीटा और बेरहमी से पीटा और गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यानी कि एक गोली उसमें से हेक्टर को लगी और वो मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। यानी कि ये जो घटना है वो 16 जून 1976 की है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद था, उस रंगभेद हुआ था, यानी रंगभेद किया जाता था, उसका नेतृत्व, उसके खिलाफ नेतृत्व किसने किया? यानी कि नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत समय तक संघर्ष किया और वो रंगभेद को दक्षिण अफ्रीका से हटाना चाहते थे। 1994 में सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका को 1994 में सफलता मिली और ये एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। यानी कि 1994 के बाद जब ये लोकतांत्रिक देश बना तो सभी प्रजातियों को बराबर माना जाने लगा। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। यानी कि जब सरकार लोकतंत्र होती है तो इससे हमें हमारे जीवन पर क्या असर पड़ते हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। यानी कि भागीदारी कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो लोकतंत्र सरकार होती है उसमें लोग निर्णय लेते हैं और लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों को चुनते हैं, जो कि बाद में सरकार बनाते हैं और लोगों को सुविधाएं पहुंचाते हैं। और लोग जो निर्णय वो लेते हैं वो लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखकर लेते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। यानी कि जो सभी सरकारें होती हैं उनको एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, लेकिन भारत में ये 5 वर्ष है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार भारत में 5 वर्ष तक कार्य करती है। उसे बीच में भी हटाया जा सकता है, लेकिन सरकार का फिर सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। यानी कि जो चुनाव का समय होता है, लोगों को उस टाइम पे अपनी ताकत को महसूस करने का अधिकार होता है। यानी कि इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यानी कि जैसे जैसे चुनाव होते हैं लोग उसमें, क्योंकि लोग इसमें इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई वोट नहीं देगा तो सरकार कैसे बनेगी? तो जनता इसमें इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जनता वोट देती है और अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। अब है भागीदारी के अन्य तरीके, यानी हम किस और तरीके से भी भागीदारी कर सकते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं।
यानी कि चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक जो सरकार है उसमें जनता विभिन्न प्रकार से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना कर कर भी भागीदारी निभाते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं वो सरकार के कार्यों नीतियों में रुचि भी लेकर और उसकी आलोचना कर कर भी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। इससे हमें ये पता चलता है कि जब सरकार किसी नीतियों को बनाती है, अगर वो जनता के हित में नहीं है तो जनता उसका विरोध कर सकती है। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। यानी उन्हें लोगों के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि जो नीतियां थी वो लोगों के पक्ष में नहीं थी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। यानी कि लोग अन्य तरीकों से भी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी ले सकते हैं। कैसे कि लोग अगर सरकार कोई ऐसी नीतियां बना रही हैं जो कि जनता के पक्ष में नहीं है, तो वो धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान द्वारा इन नीतियों को बंद करवा सकती है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में जनता सर्वोच्च होती है, उनके हाथ में ज़्यादा पावर्स होती है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो ये अखबार, पत्रिका एवं टेलीविज़न भी हैं, जब वो जनता से जुड़े और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकतंत्र भले ही लोगों की भागीदारी का मौका देते हैं, लेकिन वो सभी लोगों को मौका नहीं दे सकता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। एक और तरीका है जिससे कि लोग लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी बन सकते हैं, वो है आंदोलन करना। लोग आंदोलन कर सकते हैं जिससे कि सरकार अपने गलत नीतियों को वापस ले सकती हैं। दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। यानी कि जो पहले जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यक, दलितों को नीचा समझा जाता था, तो उन्होंने आंदोलन किए जिससे कि उन्हें अब अच्छे अधिकार मिले हैं और उन्हें भागीदारी मिली है सरकार में। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। अब है विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा होगा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेते हैं और कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग जरूरी है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। यानी कि विवाद कब उभरता है? उभरता कैसे है? क्योंकि जब विभिन्न जो अलग अलग संस्कृतियों, रीति रिवाजों के लोग हैं, क्षेत्रों के लोग हैं, जब वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और एक दूसरे की संस्कृति को नहीं समझ पाते, तो उनके बीच विवाद उभरता है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। एक और बात है कि ऐसा तब भी होता है जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है,
तो वो हिंसात्मक तरीके से अपनाने की कोशिश करते हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि विवाद का समाधान करें। अब हम जानेंगे कि समाज के कुछ विवाद और उनके बारे में जानेंगे कि सरकार इनके समाधान के लिए क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। ये उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होता है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है और ताकि विवाद समाधान निकल सके। यानी कि कई बार होता है कि जैसे कोई जुलूस जा रहा है तो उस पर ही विवाद हो जाता है कि वो किस रास्ते से जा रहा है। लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। फिर पुलिस जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो दोनों पक्षों के बीच समाधान, यानी कि जो विवाद हुआ है उसका समाधान करने की कोशिश करती है। पहला कारण है हमारे पास धार्मिक जुलूस और दूसरा है नदियाँ। तो नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन